सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की एक बार इनको हम एक बार इसको रीस्टडी कर लेते हैं ब्रीफ में। 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या क्या थे? सबसे पहला था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें कि आपका एक्सटर्नल कवर ऑफ बॉडी यानी कि आपका पूरा स्किन सिस्टम आता है। किस किस तरह से स्किन पूरी बॉडी पे क्या क्या काम करती है, ये सारी स्टडी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में की जाती है। और स्किन का जो मेन काम है वो है अंदर के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करना और इंजरी से बचाना। जो टिश्यूज मस्कुलर सिस्टम में आपका रोल प्ले करेंगे उनको प्रोटेक्ट करना और बाहर की इंजरी से बचाना एक्सटर्नल कवर का काम होता है। दूसरी चीज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जिसको हमने बताया कि बोन से मिलकर बना होता है, जो हड्डियों का ढांचा है उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। और अगर ये हड्डियों का ढांचा शरीर से हटा दिया जाए तो शरीर में जो बचेगा वो एक सीधा खड़ा रहने वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। उसमें वेट इतना होगा, वजन इतना होगा कि वो अपने आप को बैलेंस ना कर पाए और वो पूरा ढह जाएगा। यानी कि बेसिकली स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स का ढांचा है वो क्या काम करता है? बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है, बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। अगर किसी की हड्डी, जैसे अगर ब्रेक आ जाता है, हड्डी में कोई क्रैक आ जाता है, मान लीजिए पैर की हड्डी में कोई क्रैक आ गया है, तो हम खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा पूरा वजन पैरों पे होता है। हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाए तो हाथ मूव नहीं हो पाता है, और कुछ टाइम बाद जो हाथ का मूवमेंट नहीं हुआ है कुछ टाइम तक, उस हाथ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो बोन्स बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? आपकी बॉडी सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने का या बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये सारा जितना भी हमारे सिस्टम्स हैं, अगर देखा जाए तो बॉडी में जो मेन ऑर्गन्स है ना आपके अंदर, जैसे किडनी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद तीसरा आता है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में आपकी मसल्स आती हैं, और मसल्स का मेन काम क्या होता है? बॉडी मूवमेंट को करवाना है, या जितना भी बॉडी मूवमेंट होता है वो सब मसल्स की वजह से होता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की हमने बात करी थी, जिसमें कि ब्रेन, सेंसरी रिसेप्टर्स, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, ये चार चीजें आती हैं। ब्रेन एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो आपका हेड वाला पोर्शन है वहां पे होता है। इसके चार डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन होते हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर जो है ये सेंस ऑर्गन्स हैं। रिसेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। कोई भी सिग्नल अगर आपके घर तक आए और आप उसको एक्सेप्ट करें तो आपको भी रिसेप्टर कहा जाएगा। इसी तरह से जो सेंस ऑर्गन्स एक्सेप्ट करने का काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन पहुंचाते हैं ब्रेन तक, सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक, उनको रिसेप्टर कहा जाता है। और अगर वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आ रहे हैं तो उनको सेंसरी रिसेप्टर कहा जाएगा। अगर वो सेल्स के हैं तो उनको सेल्यूलर रिसेप्टर्स कहा जाएगा। इसके बाद नर्व्स आती हैं और स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड जिसमें कि अलग अलग वर्टिब्राज होते हैं, जो आपके सर्वाइकल, थोरेसिक से लेकर लास्ट में लंबर और क्रेनियल रीजन तक पहुंचते हैं। बेसिकली इस नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। और होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? पर्टिकुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हुए, ग्लैंड्स में से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको कंट्रोल करते हुए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, इन सबको कंट्रोल करते हुए होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है पूरे नर्वस सिस्टम के थ्रू, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से लेके आपके नर्व्स और सेंसरी रिसेप्टर चारों इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पर्टिकुलरली उस सिस्टम को कहा जाता है जो हार्मोन्स की सिक्रेशन और उसके रेगुलेशन को जिसमें हम स्टडी करते हैं हार्मोन्स के सिक्रेशन और पूरी बॉडी में उनके रेगुलेशन की, वो सिस्टम जो है बॉडी का उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका कार्डियोवास्कुलर, लिम्फेटिक और रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर जिसमें हमने बात करी कि पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है, बॉडी में ब्लड किस तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, और ऑक्सीजन के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल है किस तरह से उनको लेकर अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक छोड़ रहा है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम जो बेसिकली आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, इसका काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से। जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें अभी हमने बात करी कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई और उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में काउंट किया जाता है। रेस्पिरेशन केवल इतना नहीं है कि इनहेल करके आपकी जो इनहेलिंग है वो लंग्स तक गई और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है पूरा सप्लाई
ब्लड में किस तरह से हो रहा है ऑक्सीजन का, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर हमारे श्वास के माध्यम से शरीर से बाहर आ रही है। ये पूरा सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि खाने का टूटना और उसका एब्जॉर्ब होना, साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसका शरीर से बाहर निकलना, ये तीनों ही चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ी जाती हैं। इसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम, यानी कि शरीर से जो यूरिन निकलता है उसका पूरा सिस्टम क्या है, कैसे वो बनता है, क्यों बनता है, और उसका मेन एम क्या है। किस तरह से यूरिन अगर बॉडी से प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है तो रेगुलेशन ऑफ वाटर या रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ये पूरी स्टडी यूरिनरी सिस्टम की अंदर आती है। और लास्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें अभी हमने बात करी कि जो एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन सिस्टम है जिसके थ्रू बेबी होता है, उसके अलावा बॉडी में एक माइनर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करता है जिसको सेल्यूलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर हमें स्किन में कहीं चोट लग जाती है तो स्किन के नीचे से एक नई स्किन आ जाती है, और जो ऊपर की वेस्ट खराब स्किन होती है वो अपने आप ही डैमेज होकर उतर जाती है, तो उसको भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। बट मेजर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है आपका बर्थ से रिलेटेड, किस तरह से सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्टडी में पढ़ा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारी लाइफ के, हमारे ह्यूमन बींग्स में जो 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं, और अधिकतर जो ह्यूमन लाइक होते हैं उन सब में ये देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है एक ब्रॉड टर्म है जिसको बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर जो है उनको पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कभी फील किया होगा जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं तो अचानक से हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अगर आपको कभी बहुत तेज भूख लगी हो और आप कुछ मीठा खा लें तो आपको एनर्जी फील होती है। या फिर बहुत लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं जिसमें कि थोड़ी सी मिठास होती है, पानी में डाल के उसको पिया जाता है तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है अगर हम थके हुए धूप से आए हैं तो। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? बिकॉज एनर्जी जो है वो तो एटीपी है, और जो हम ले रहे हैं वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज से एटीपी तक कन्वर्जन किस तरह से हुआ, वो पूरा कन्वर्जन जो है मेटाबॉलिज्म की केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ा जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस आपकी बॉडी में जा रहे हैं वो किस तरह से टूट के, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट के सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं शरीर को। और एनाबॉलिज्म जो है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एनाबॉलिज्म में कुछ मटेरियल बॉडी से एनर्जी को लेकर ऐसे मटेरियल बनाते हैं जो हमारी बॉडी को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन बनता है शरीर में। ग्लाइकोजन क्या होता है? जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारे शरीर की, वो एनाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है। जबकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो अभी मैंने सिंपली बताया, ग्लूकोज से एटीपी बनना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि मेटाबॉलिज्म का एक फेज जो है वो कैटाबॉलिज्म नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैटा मतलब काटना यानी कि छोटा करना, तो जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है उसको कैटाबॉलिज्म कहा जाएगा। और इसका जो अपोजिट है जहाँ पे कंबाइनिंग हो रही है, कंबाइन होके एनर्जी को यूज करके कुछ बन रहा है, वो एनाबॉलिज्म है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो हमारी लाइफ में चलता है दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस अबाउट व्हाट? रिस्पॉन्सिवनेस ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस हमारी बॉडी में आसपास हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी कुछ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ धूल मिट्टी वाले एरिया में चले जाएं तो उनको छींके बहुत ज्यादा आने लगती हैं। बहुत लोगों को बरसात के मौसम में एलर्जेटिक रिएक्शंस हो जाते हैं। बहुत लोगों को अगर किसी को कोई पुरानी इंजरी है, बरसात के मौसम में उन जख्मों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ये हमारे शरीर की इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने पर रिएक्शन के रूप में आती हैं, जिसको हम रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिवनेस बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे आप लोगों ने शायद ये सुना भी होगा, बोलते हैं कि मौसम बदलने पर थोड़ा बहुत अगर खांसी जुकाम होता है तो वो अच्छा है, क्योंकि ये सिंबल होता है कि आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है उन चीजों के प्रति। अगर आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल खत्म हो गई है तो हो सकता है कि बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें महसूस नहीं हो रहे हैं, या फिर
अगर देखें आप कि कभी हमें बहुत तेज भूख लग रही है, आप महसूस करके देखें इस चीज को कि दिन में हम 3 समय या 2 समय जो लोग भी खाना खाते हैं, हम केवल खाना खा लेते हैं क्योंकि रूटीन में चलता आ रहा है, हम भूख लगने ही नहीं देते हैं, भूख का जो एहसास है वो खत्म हो जाता है। अगर कभी आपको भूख लगने लगे तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिवनेस है, भूख लगने पर किस तरह आपकी बॉडी प्रतिक्रिया करती है, वो आपकी बॉडी भूल चुकी है। अगर आप एक रूटीन में कंटिन्यू खाना खाते रहते हैं तो भूख लगने का जो एहसास है, जो रिएक्शन है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो बॉडी भूल जाती है। और अगर कभी आपको भूख ना मिले तो आपके शरीर जो है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता है, मतलब आपका शरीर जो है बहुत ज्यादा वीक महसूस करता है। इसीलिए फास्टिंग डेली रूटीन में, जैसे हफ्ते में एक बार या फिर पूर्णमासी का बहुत लोग, एकादशी का बहुत लोग फास्ट करते हैं, उस तरह के जो फास्टिंग वाली टेक्निक्स हैं उनको अगर अपनी लाइफ रूटीन में लाया जाए तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो इंक्रीज होती है। तो रिस्पॉन्सिवनेस डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट करके हम समझ सकते हैं। इसी तरह से रिस्पॉन्स हमारा बहुत सारी चीजों के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिए किसी मच्छर ने आपकी स्किन पे कहीं काटा, अचानक से आपको महसूस हो जाता है कि पैर में काटा है, हाथ में काटा है, जहां पे भी आपको इचिंग सी होने लगती है, वो भी एक तरह की रिस्पॉन्सिवनेस है। बट बहुत लोग हैं जिनको सेम चीज, सेम एनवायरनमेंट, सेम सिचुएशन में मच्छर उनको भी काट रहे हैं, बाइट उनको भी लग रहा है, बट उनको महसूस ही नहीं होता है। स्किन पे बहुत सारे दाने हो जाते हैं बट तब भी उनको महसूस नहीं होता है। इसका मतलब उनकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कुछ डिफेक्टेड है। यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली क्या है? ये एक तरह का एक्ट है जिसमें हम सेंस करते हैं और चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है लाइफ का, वो आता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति करना। अपने शरीर के साथ किस प्रकार आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मूव कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सेलुलर लेवल पे है, मस्कुलर लेवल पे है, मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में किस तरह से मूव कर रहे हैं, ब्लड किस तरह से मूव कर रहा है, बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट किस तरह से बॉडी के साथ चल रहा है, ये पूरी चीजें आपकी बॉडी मूवमेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि जब आप इनहेल करते हैं तो डायफ्राम प्रेस होता है या एक्सपेंड होता है, हर एक ब्रीथ के साथ एक्सेल के साथ क्या वो एक्सपेंड हो रहा है, या एक्सेल के साथ क्या आपका डायफ्राम पिचक रहा है। ये सारी जो स्टडी है ये आपकी बॉडी में लाइफ मूवमेंट को स्टडी करने में काम आती है। इसमें आपके मसल्स का मूवमेंट या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन्स का मूवमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि रिप्रोडक्शन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि बर्थ ऑफ अ बेबी इज डिपेंडेंट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन, वी कैन से दैट। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से लाइफ का ट्रांसफर किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होना, जनरेशन का चेंज होना, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और एक ब्रॉडर सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, या फिर फॉर ग्रोथ ऑफ ओल्ड सेल्स। जैसे कि पर्टिकुलर फॉर द बर्थ ऑफ अ बेबी, एक पर्टिकुलर एग जो है उसका फर्टिलाइजेशन होता है और वो सेल जो है आपके डेवलप होते होते एक बेबी का रूप लेते हैं। इस तरह से फिफ्थ आपका जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज ग्रोथ। मतलब जो सेल्स एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, उनको भी ग्रोथ की नीड है। अब एक बेबी अगर होता है तो जितना छोटा वो जन्म के समय है, धीरे धीरे उसके शरीर में सभी चीजें बढ़ती हैं, उसकी स्किन बढ़ती है, उसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, उसकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है। तो सारी चीजों में जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती है। कुछ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिनके बेस पे ये काम करती हैं। कैटाबॉलिक क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बोला? ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी मिलना। जितना, जैसे बहुत लोगों के साथ ये शिकायत होती है कि खाना खाते बहुत है बस शरीर पे लगता नहीं है, तो हो सकता है वो कि उनके शरीर का कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो धीमा है, जिसकी वजह से खाना खाया तो उन्होंने जरूर, लेकिन उसका ब्रेक डाउन होके जब तक उसमें से एनर्जी निकलती तब तक वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस करके शरीर से बाहर निकल चुका। इसका मतलब क्या है? कि कैटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होना आपका बहुत जरूरी है, तभी आपके शरीर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और तभी शरीर में धीरे धीरे करके ग्रोथ आने लगेगी। और लास्ट जो हमारा लाइफ का सिस्टम प्रोसेस चलता है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी एक तरह का डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें कुछ अनस्पेसिफिक सेल्स चेंज होते हैं स्पेसिफिक सेल्स में। जैसे कि अगर आप म्यूटोसिस और मायोसिस की प्रक्रिया को अभी हम आगे देखेंगे तो उसमें हम समझ पाएंगे
कि किस तरह से कुछ पर्टिकुलर सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए नए सेल्स को डेवलप करते हैं। ये पूरा जो प्रक्रिया है ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर आता है। तो जो यहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी है और डिफ्रेंशिएशन है उनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि कैटाबॉलिक एक्टिविटी केमिकल्स में, जो हम बाहर से केमिकल्स ले रहे हैं उनकी प्रोसेस जो है जिसके थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो भी ब्रेकडाउन है। जो खाने का ब्रेकडाउन है वो डाइजेशन है। जो केमिकल्स का ब्रेकडाउन है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। लेकिन जो सेल्स का ब्रेकडाउन है और सेल्स का रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सेल्स जब ब्रेकडाउन होंगी, एक सेल से दो, दो से चार, चार से 10 बनेंगी, उस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप में डिफरेंशिएट करके खुद को तोड़ के खुद को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी लाइफ में ये 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस चलते हैं। कौन कौन से? मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं, और दो तरह का ये होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, जो कि आपके सेंस करने और रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी को बताता है। तीसरा मूवमेंट, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स की बात की जाती है, सेल्यूलर लेवल पे, मस्कुलर लेवल पे, बॉडी ब्लड लेवल पे, या फिर ब्लड ऑर्गन्स के लेवल पे। तो मूवमेंट का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ मसल फाइबर्स टू शॉर्टन और टू प्रोड्यूस मूवमेंट, उसको हम मूवमेंट कहेंगे, या कॉन्ट्राडिक्टरली उसका एक्सपेंडेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह के वर्ड उसमें यूज किए जाते हैं। चौथा रिप्रोडक्शन, यानी कि पुनर्निर्माण, किस तरह से किसी एक पर्टिकुलर सेल से बहुत सारे नए सेल्स का जनरेशन होता है, या वो एक सेल किस तरह से फर्टिलाइज होके एक नए सेल को जन्म देता है। और ग्रोथ में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन तीनों लगभग लगभग एक जैसे हैं, बट थोड़ा थोड़ा तीनों में डिफरेंस है। रिप्रोडक्शन में किसी एक पर्टिकुलर सेल से एक नए जनरेशन का या नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, जबकि ग्रोथ में हम बात करेंगे तो ग्रोथ होगी आपकी बॉडी की, यानी कि बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होगी, या तो उनका साइज बढ़ेगा या उनके नंबर बढ़ेंगे। साइज बढ़ेगा तो वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से बढ़ेगा, और सेल्स के नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की वजह से। मतलब कि आपस में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है वो इंटरलिंक कनेक्टेड है। डिफरेंशिएशन में आप उनके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के थ्रू ही बॉडी में जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं या मसल्स हैं वो बढ़ती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद मसल्स थोड़ी डेवलप होती हैं, तो मसल्स के डेवलपमेंट में ये डिफरेंशिएशन ही काम करता है। तो इस तरह से आपकी बॉडी के 11 सिस्टम, 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस, और सबसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी जनरल टर्मिनोलॉजी के बाद 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीजें आज हमने देखी हैं, 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस 11 सिस्टम्स ऑफ बॉडी, एंड देन 6 बेसिक लाइफ प्रोसेस। इन तीनों में ही अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस के टू द पॉइंट टॉपिक्स की बात की गई है, क्योंकि जितनी चीजें अभी हमने पढ़ी है वो टॉपिक्स में आपको नहीं मिलेंगी, बट हाँ अगर ये चीजें आप